यहाँ पर आए हैं, जिसमें से 3 ऐसे महिलाएं हैं कि जिन्होंने अपने नाम को रोशन किया, अपने सपने को साकार किया और वेस्टिज की प्लेटफॉर्म में अपने जीवन को बनाया। दोस्तों, आज ये प्रोग्राम हमने इसलिए स्पेशली आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि हमारे यहाँ पर जितने भी महिलाएं आज यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे इंस्पायर हो सके। आज ये 3 जो हमारे यूथ यहाँ पर महिलाएं हैं, और दोस्तों इसी चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे 8 मार्च। तो मैं 8 मार्च के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी महिलाएं यहाँ पर बैठे हैं आप सबको तो वहां पर आना है। जितने भी जेंट्स यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर में जितने भी महिलाएं हैं उन सबको बुलाइए, ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि ये अगर ये कर सकते हैं तो वो भी कुछ कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और बुलाएंगे हमारे ऐसे एक यूथ को जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया। स्ट्रगल लाइफ में होती है, क्योंकि जब स्ट्रगल होता है उसके बाद ही सफलता मिलती है। दोस्तों, स्ट्रगल उनके लाइफ में भी थे और वो सारे स्ट्रगल को पार करके अपने सपनों को, उड़ान को उन्होंने पूरा किया। और आज वो सपना उन्होंने कैसे पूरा किया, वेस्टिज के स्ट्रगल आने के बाद कौन से स्ट्रगल उनके साथ हुए और उनको पार करके आज जो वेस्टिज का एक रैंक है, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उस रैंक को पहुंचा और अपने सारे सपने को पूरा किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से जोरदार तालियों से स्टेज के ऊपर स्वागत कीजिए हमारे यूथ आइकन एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सुरवीर सिंह को। जोरदार तालियों से
प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान और मौका दिया है, इसलिए एक बार वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। और स्पेशली मैं बात करूंगी दीपक सर की, क्योंकि दीपक सर ने जब वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो इन्हें ये बात पता थी कि महिलाएं लीड करेंगी, और सिर्फ महिलाएं नहीं, यूथ लीड करेंगे और यूथ लोगों को दिशा देंगे। तो ये दोनों ही प्रोग्राम अगर वेस्टीज में सुपर डुपर हिट हो रहे हैं और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ये प्रोग्राम हर जगह हाउसफुल जा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा विजन दीपक सर का है। मैं एक बार सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरभि सिंह है और मैं प्रयागराज के एक गांव पीपल गांव से बिलोंग करती हूँ, और अब वो गांव नहीं रहा। अभी दीपक सर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सर थे, और अब वो गांव नहीं है, अब तो वो बिल्कुल सिटी से भी आगे निकल रहा है। लगातार वहां पे चीजें बदल रही हैं, लेकिन बहुत साल पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं अपनी जर्नी शुरू करूं तो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसे गांव के बारे में तस्वीर बनती है जिस गांव में ना तो बिजली थी, ना सड़कें थी, और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लड़कियों का करियर, पढ़ाई लिखाई, हाई स्कूल इंटर पढ़ाया, उसके बाद शादी की, और लड़कियां अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से लिप्त हो जाती थी। इसके अलावा उनका कोई भविष्य नहीं था। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मेरे फादर के लिए, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में मेरे पापा ने लॉन्च किया, मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और उस समय इंट्रोड्यूस किया जिस समय डायरेक्ट सेलिंग में लड़कियों के लिए तो करियर नहीं माना जाता था। कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसको दिखाकर एक पेरेंट्स ये डिसाइड करें कि बेटा तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, तुम बहुत आगे निकल जाओगी, तुम इसमें कामयाब हो जाओगी। ऐसा कोई सक्सेसफुल स्टोरी नहीं था उस समय, लेकिन उस समय मेरे फादर ने मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं, हमारे घर में पीपल गांव, जैसा कि मैंने बताया गांव, और गांव की लाइफ जैसी होती है बिल्कुल वैसी हमारी जिंदगी थी। एक कच्चा मकान, मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, मेरे फादर, उन्होंने कई सारे बिजनेस करने की कोशिश की ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए, लेकिन कोई भी बिजनेस उनका अच्छा नहीं हो पाया। हर बिजनेस में उनको लॉस होता चला गया। इतना लॉस होता चला गया कि हम बैंक के लोन लेने के बाद हम उस लोन को भर नहीं पा रहे थे, और उस लोन को, आपको पता है जब आप बैंक का लोन नहीं भर पाते हैं तो कुछ समय के बाद आपके घर पे रिकवरी के लिए लोग आना शुरू कर देते हैं। यस और नो? और ये बैंक वाले अकेले नहीं आते, ये बैंक वाले पुलिस वालों को साथ लेकर आते हैं। हमारे गांव में जब वो गाड़ियां आती थी तो उस गाड़ी के पीछे पूरा गांव होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, लोगों में बहुत उत्सुकता थी कि ये गाड़ी किसके घर जाकर रुकेगी, और वो गाड़ी आकर हमारे घर रुकती थी। बहुत भीड़ लगती थी घर के बाहर। मेरे पापा 5 भाई हैं, मेरे पापा के अलावा 4 और उनके भाई, एक बड़े भाई, 3 छोटे भाई, लेकिन उस पूरी भीड़ में मेरी मम्मी अकेले उस पूरे जेंट्स, पुलिस वाले, बैंक वाले, उन सारे लोगों से बातचीत मेरी मम्मी करती थी। जबकि मेरी फैमिली में मेरे पापा के बड़े भाई भी थे, 3 छोटे भाई थे, जेंट्स थे घर में, लेकिन फिर भी उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेरी माँ अकेली थी। कोई व्यक्ति सामने नहीं आता था उस समय बात करने के लिए कि पुलिस वालों से क्या बात करनी है, बैंक वालों से क्या बात करनी है। होते थे घर पे चाचा भी थे, बड़े पापा भी थे, और ये कह के बोल के अलग हट गए कि जैसा किया है वैसा भुगते हैं, हमसे क्या लेना देना। और कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ी योद्धा कोई है तो वो माँ है। मेरी मम्मी ने ना सिर्फ उन बैंक वालों से बात की, पुलिस वालों से बात की, पापा को
को घर के अंदर रखा, पापा घर में थे। बैंक वालों से झूठ बोला कि पापा घर पे नहीं है। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो बैंक वाले साथ में बैठा के ले जाए गाड़ी पर और ज्यादा बेइज्जती होगी। सबसे बात की, विदा किया उनको, फिर बातचीत की कि पैसे कैसे दिए जाएंगे, ये गाड़ियां कैसे रोकी जाएंगी, और उसका उपाय ये निकाला गया कि कुछ रिलेटिव से पैसे ले लेते हैं, बैंक वालों की गाड़ियां रोकते हैं, बैंक वालों को दे देंगे, बाकी रिलेटिव्स अपने होते हैं, धीरे धीरे देना पैसा उनको शुरू किया जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। अमाउंट सिर्फ इतना था कि अगर आज मैं अपनी इनकम की बात करूं और उस अमाउंट की बात करूं, तो मुझे पता है जितना वो अमाउंट था उससे ज्यादा पैसा मैं हर महीने अपने ड्राइवर पे खर्च करती हूँ एवरी मंथ। जो अमाउंट सिर्फ उतना था। मुझे याद है मेरी मम्मी ने जब लॉकडाउन लगा, मेरे बड़े पापा, उनके घर में जो हेल्पर्स थे, सर्वेंट्स थे, ड्राइवर्स थे, सबको निकाला गया एक एक करके। लॉकडाउन और बढ़ा और लोगों ने निकाला, कुछ लॉकडाउन और बढ़ा। मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी ने कहा कि बड़े बड़े घरों ने अपने घर के सर्वेंट्स को हटा दिया है, तुम भी कहीं जाती नहीं हो, सर्वेंट्स भी घर पे आ ही नहीं रहे, तो अब इनको भी हटा ही दिया जाए। तो बड़े बड़े घरों ने हटा दिया है, तुम भी हटाओ। मैंने मम्मी को एक बात बोली उस समय कि मम्मी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, इस बुरे वक्त में उस कंपनी ने बिना लेवल क्वालिफिकेशन के लोगों को पैसा दिया है। लॉकडाउन कितना भी लंबा हो जाएगा, एक भी हेल्पर, एक भी सर्वेंट घर से निकाला नहीं जाएगा और सबको टाइम से सैलरी दी जाएगी। ये सोच आई उस संगत से जिस संगत में मैं काम कर रही थी। रिलेटिव से पैसे लेके बैंक वालों को रोका गया, बैंक वालों ने आना बंद कर दिया। बैंक वाले साल में एक बार आते थे, लेकिन रिलेटिव्स हर मौके पे मिल जाते थे और वो हमसे बोला करते थे कि घर जाके बोलना पापा को, मम्मी को कि पैसे दे दे। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठती थी, टिफिन तैयार करती थी, स्कूल में जाकर पढ़ाती थी। स्कूल के बाद सारा ही स्टाफ घर जाता था, पूरा स्कूल खाली होता था, सिर्फ मेरी मम्मी स्कूल में रुकती थी और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब वो घर पहुंचती थी, उनके घर पहुंचने के पहले बहुत सारे बच्चे घर पे होते थे, मम्मी फिर उनको भी ट्यूशन पढ़ाती थी। एक बैच जाता था, दूसरा बैच आता था, वो लंच करती थी डेली 7 बजे इवनिंग में, वो उनका लंच टाइम था। सोने से पहले सुबह की पूरी तैयारी करती थी और इस तरह से कर करके उन्होंने हमें पाला, किसी तरह से पाला, किसी तरह से पढ़ाया लिखाया गया। मम्मी टीचर थी, कभी स्कूल में फीस नहीं लगती थी। घर ऐसा था कि बारिश हो जाए तो पूरा घर जल से भर जाता था, पूरे घर में पानी भर जाता था। और मैंने कई बार देखा कि मम्मी रात में जग के उठ के उस पानी की बाल्टी को भर के घर से बाहर फेंकती थी। इस तरह का बचपन देखा तो बहुत सारे शौक शुरू होने से पहले खत्म हो गए। और मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब मैं किसी युवा को अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हुए देखती हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये बाइक चाहिए। और मुझे बहुत प्राउड अपने आप पे भी फील होता है कि मैं कभी ऐसी लड़की नहीं रही जिन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी ऐसी डिमांड करी हो। आज तक नहीं करी, आज तक नहीं करी। मेरे द्वारा क्या उनके सपने पूरे होंगे, मेरा फोकस इस पे है। वो मेरे लिए क्या करेंगे, मैंने इसकी तरफ ना कभी ध्यान दिया है और ना कभी ध्यान देना है, क्योंकि हम वेस्टिजियंस। यस और नो? यस। बहुत सारे इस यूथ हैं, घर में डिमांड कर रहे हैं, ये गाड़ी चाहिए, ऐसे घर में रहना है, इस कॉलेज में पढ़ाओ, ये वाला मोबाइल दिलाओ, बर्थडे पार्टी वहां पे सेलिब्रेट होनी चाहिए। ये आपके पेरेंट्स देखेंगे, फिर आप क्या देखेंगे? इसलिए जीवन में संघर्ष और अभाव का होना जरूरी है। शिवाजी महाराज शिवाजी इसलिए बने क्योंकि उनकी परवरिश जीजाबाई ने की। यस और नो? जीवन में संघर्ष जब बड़े होते हैं और अभाव होता है, तब जाकर आप एक योद्धा बनते हैं।
आपको इस वजह से कभी नहीं जाना जाएगा कि आपने कितना बैंक बैलेंस बनाया, प्रॉपर्टीज बनाई, बल्कि याद आपको इसलिए किया जाएगा जो भी सर ने बोला कि आपने कितने लोगों की जिंदगियां बदली, कितने लोगों के जीवन में आपने कंट्रीब्यूशन किया। वो अभाव भरी जिंदगी मैंने देखी थी। मैंने मम्मी को बोला कि उन्हें ट्यूशन, जब वो घर पे आती उन्हें लेट हो जाता है, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो मेरी जिम्मेदारी बन गया। 7th क्लास से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद मैं कभी रुकी नहीं, कभी नहीं रुकी। और डिमांड तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने घर में कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं मांगी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे मिल रहा था उसके लिए मेरी माँ दिन रात मेहनत कर रही थी। यस, यस और नो? यस। हमारे पेरेंट्स ने अपना बेस्ट हमें दिया है, अब हम उन्हें रिटर्न में क्या देते हैं, ये हमारे सोचने की बात है, ये हमारे सोचने की बात है। और आज आपको मैं बताऊं कि मेरी मम्मी कैसी लाइफ जीती है। एक टाइम था कि उनके पास 2-3 साड़ियां थी और पूरा रिलेटिव्स को ये बात पता थी कि वो कौन सी साड़ी पहन के आने वाली है, क्योंकि वही कुछ साड़ियां थी जो वो हर जगह, हर इवेंट में, हर शादी में पहन के जाती थी। सबको पता था वो क्या पहनेंगी, वो कैसे पहुंचने वाली है। लेकिन आज सर अभी 2 दिन पहले मेरे घर पे गए थे। जितने बड़े शहरों में लोगों के बंगले होते हैं उतने में मेरे घर में सिर्फ मेरी गाड़ियां पार्क होती हैं। अगर हम सारे भाई बहन अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल भी जाएं तो भी घर में एक गाड़ी हमेशा, घर में एक 4 व्हीलर होती है। और मेरी मम्मी सब्जी लेने भी कार में बैठ के जाती है, ऑडी में बैठ के जाती है। और आज हर शादी इवेंट के मौके पर वो जब भी शॉपिंग करने जाती हैं, जो साड़ी उन्हें पसंद होती है, मैं उसका प्राइस नहीं पूछती, मैं तुरंत उसको खरीद के मम्मी के लिए गिफ्ट करती हूँ। जब वो 4-5 साड़ियों में कंफ्यूज होती है कि ये अच्छी है, ये अच्छी, तो मैं बोलती हूँ 5 पैक करो, 5 अच्छी है। क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ ने अपना जीवन हमें बड़ा करने में और यहां तक पहुंचाने में उन्होंने सब कुछ झोंका है। और अब ये हमारी बारी है। यस और नो? यस और नो? मुझे एक स्टोरी याद आती है, स्टोरी नहीं कहूंगी, सच्ची घटना है। एक बार एक पिता होते हैं, स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, बहुत सिगरेट पिया करते थे। और सिगरेट पीते हैं, कुछ समय के लिए घर वाले रोकते हैं, बाद में वो कहते हैं अरे पी रहा है, पीने दो, कौन रोकता है। घर में बच्चे हैं, धीरे धीरे बच्चों को भी पता हो जाता है कि पापा तो पीते हैं। एक दिन उस व्यक्ति की, उस जो जेंट्स होता है, उसकी एक डॉटर है 13-14 साल की। अब वो स्कूल से लौटती है, उसने अपना बैग सोफे पे पटका जोर से। उसके पिता उस समय सिगरेट पी रहे थे, उसने अपने पिता से वो सिगरेट छीनी और फेंकी। और उसने जोर से अपने पिता को ये बोला कि आज के बाद आप सिगरेट नहीं पिएंगे। अब वो पिता हैरान, कहता है ये कौन सी नई बात मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो रोज सिगरेट पीता था, इसमें आज कोई नया क्या है। उसने कहा कुछ भी था, लेकिन आज के बाद आप सिगरेट नहीं पिएंगे। लड़की अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे रही थी जैसा उसने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। पिता को गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में पूछा तुम्हें हो क्या गया है। लड़की बोलती है कि पापा आज स्कूल में मेरी क्लास टीचर ने बताया कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और मैं चाहती हूं कि आप मेरा कन्यादान करें। वो व्यक्ति ये कहता है इसके पहले जीवन में मुझे कितनी बार मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया सिगरेट मत पिया करो, लेकिन मैं कभी नहीं माना। बट वो एक ऐसा दिन था जिसके बाद से मैंने सिगरेट को कभी हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि अब जो डर मेरी बेटी के मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 25-22 साल होते तक मेरे पिता की मृत्यु हो जाए, अब वो डर मेरे अंदर था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का कन्यादान कौन करेगा। और उस दिन के बाद से मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे जीवन में मौके होते हैं, अवसर होते हैं, और हम इस तरह से काम करते हैं जैसे हम हजारों साल जीने वाले हैं। आपको पता है कि अगर आपने अपना घर बनाने में
देर कर दी तो उस गृह प्रवेश के समय आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। उस गाड़ी को लेने में अगर आपने देर लगा दी तो वो गाड़ी तो होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स उस गाड़ी में बैठने के लिए नहीं होंगे। इसलिए जिंदगी को इस तरह से नहीं जीना है कि हजारों साल आप जीने वाले हैं। इतने इमरजेंसी में जियो कि आज और अभी तुरंत हमें कल पर कोई चीज नहीं छोड़नी है। और मैंने काम इस तरह से किया है वेस्टीज में कि ये इमरजेंसी है, ये अर्जेंट है, ये प्लान आज होना चाहिए, ये मीटिंग आज होनी चाहिए, इस व्यक्ति से आज ही फोन कॉल करना है। यस और नो? 1 साल लगा वेस्टीज से पहली कार ली, और जब पहली कार ली 3 बार मुझे कई बैंकों ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा 3 साल का ITR लाओ, मेरे पास नहीं था। और जब मेरी कार मेरे घर पहुंची, मेरे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता थी कि आज मेरे घर में कार आने वाली है, क्योंकि हमारे पास तो सेकेंड हैंड कार थी जो चलती ही नहीं थी, घर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी। जब भी उसमें बैठ के कहीं जाते थे वो चलती नहीं थी, वो बंद हो जाती थी। जिनके घर में बंद होती थी उन्हीं से धक्के लगवा के हम वापस से कार में बैठ के घर आ जाते थे। वो कार कभी नहीं चलती थी। और जिस दिन हमने वो नई कार ली और पहली बार वो कार मेरे घर के बाहर रुकी, मेरे भाई ने 3 बार हॉर्न बजाया। मम्मी किचन में काम कर रही थी, बाहर आ गई, पापा अपने कमरे में बैठे थे, बाहर आए। और जब हम दोनों भाई बहनों को बैठे हुए देखा तो मेरे पापा पूछते हैं किसकी कार है, किस में बैठे हो? मम्मी कह रही किसी कार में बैठ के आ गए। और मेरे भाई कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा ये हमारी कार है और ये कार बॉबी ने ली है। मेरा घर का नाम बॉबी है। मेरी मम्मी की आंखों की जो चमक थी उस समय, उस कार को देखकर और हम दोनों भाई बहनों को देखकर, कार आपके पास भी होगी, आएगी, लेकिन अगर उसे लाने में आपने देर कर दी तो अपने मां की वो आंखों की चमक आप नहीं देख पाएंगे, अपने पेरेंट्स की वो खुशी आप नहीं देख पाएंगे। मेरी मम्मी ने जल्दी से अंदर से पूजा की थाली लेके पूजा की और वो बहुत खुश हुई। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर में ड्राइवर जरूर था, लेकिन जब तक मेरी मम्मी स्कूल जाती थी, अगर मैं घर पे रहती थी, मैं उनको स्कूल छोड़ने कार में खुद से जाती थी। और हर दिन एक अलग कार में जाती थी, कभी ऑडी में, कभी सियाज में, कभी I-20। और जब मैं उनको उनके स्कूल के गेट पर छोड़ती थी तो उनका स्टाफ उनसे पूछता था कि ये लड़की कौन है जो आपको छोड़कर गई? और मेरी माँ बहुत प्राउड से कहती थी शी इज माई डॉटर। एक बाइक और कार घर पे नहीं थी, मैंने बहुत पैदल चलाया, ऑटो करी है, बहुत पैदल, मुझे नहीं पता कितने रिजेक्शन, मुझे नहीं पता। मेरे मामा ने कहा था ये फालतू काम है, कंपनी जोड़ना घटाना, मुझे बता दिया है, किसी और को मत बताना। प्लान नहीं सुना उन्होंने। मेरी बुआ ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया, मेरी मौसी ने फोल्डर खुलने नहीं दिया, बहुत लोगों ने मना किया। साबुन तेल मंजन चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं, सेल्स गर्ल्स का काम करती है, पता नहीं कहाँ जाती है, किनके साथ जाती है, रात में आती है। और जब मैं स्कूटी से घर आती थी ना तो स्कूटी पहले बंद करती थी ताकि स्कूटी की आवाज से पता ना चले कि मैं कितने बजे घर आई हूँ। मेरी मम्मी मुझे कहती थी 7 बजे के पहले घर आ जाना है, तुम्हें 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है। लड़कियों के लिए ऐसा रोकथाम लगाते हैं लोग। और मैं तो गांव से थी, बीहड़ गांव, पीपल गांव। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी। अब मैं लोगों से क्या बताती कि मुझे क्या दिख रहा है वेस्टीज में और मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ। कितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, कितने लोगों ने कहा है कि मैम अगर आप काम कर रही हैं और आपका ये विश्वास है तो डेफिनेटली वेस्टीज में कुछ हो सकता है। मैंने नहीं सुनी और लोगों की बातें, मैंने सिर्फ उनकी बातें सुनी जो लोग मुझे सफल बना सकते थे। मैंने सिर्फ उनकी बातें सुनी, मैंने दुनिया की और बातें नहीं सुनी। आज वेस्टीज सेमिनार हम अटेंड करते हैं और राय उनसे लेते हैं जो आपके दोस्त जो इस हॉल के अंदर नहीं है। अपने रिलेटिव से पूछेंगे, अपने मित्रों से पूछेंगे, जिनको वेस्टीज का वी नहीं पता, उनसे सलाह लेने चले जाते हैं। क्या वो आपको सही सलाह दे सकते हैं? दे सकते हैं। मैंने ये गलती नहीं की। मुझे पता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वेस्टीज में 1 लाख रुपए कैसे आएगा ये बात मेरे पापा को नहीं पता। इसलिए जब वो वेस्टीज में मुझे सलाह देते थे तो बहुत सारी बातें मैं उनकी नहीं मानती थी, मैं बातें अपने अपलाइंस की मानती थी, क्योंकि मेरे अपलाइंस लाखों रुपए वेस्टीज से कमा रहे थे। यस और नो? यस और नो? काम किया, काम किया, काम किया। 4 कारें घर में हैं, आधा दर्जन से ज्यादा कारें ली हैं।
वेस्टीज में आई थी 827 रुपए का पहला चेक था मेरा। हाईएस्ट पे आउट मैंने वेस्टीज में जो लिया है वो है 4 लाख रुपए एक महीने की इनकम। टोटल इनकम की बात करूं 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने वेस्टीज से कमाए हैं, 3 प्रॉपर्टीज बनाई है और अभी ये सिलसिला लगातार आने वाले सालों में बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धियां आने जा रही हैं। आधे दर्जन से ज्यादा मैंने विदेश यात्राएं करी हैं और जब मैं पहली बार विदेश गई थी उस समय तक मेरे खानदान में किसी लड़के ने अपना पासपोर्ट तक नहीं बनाया था। विदेश जाने की बात तो बहुत दूर थी, पासपोर्ट तक नहीं बनाया था। मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसने विदेश यात्रा करी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे मजाक उड़ाए, लेकिन जब आपको जिंदगी मौका दे, जब वेस्टीज आपको मिल जाए तो किसी और की बात आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। यस और नो? और मेरी मम्मी मुझे कहती थी ये तो एकदम दीवानी हो चुकी है, जब देखो तब वही बात, एक बार वेस्टीज। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाती थी मम्मी से बोलती थी मम्मी यही बैठो, तो मम्मी कहती थी अभी अगर किसी वेस्टीज वाले का फोन आ जाए तो देखो ये जिंदा हो जाएगी, अभी ये बीमार है। अभी किसी वेस्टीजन से बात करेगी, अपनी टीम से बात करेगी तो देखो इसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी। फ्रेंड्स कहते हैं जब गोपियां कृष्ण में हुई तो उन्हें लताओं में भी कृष्ण नजर आते थे। यस और नो? जब आप वेस्टीज में हो जाएंगे तो आपको दूध वाले में भी क्राउन नजर आएगा, आपको न्यूज़पेपर वाले में भी क्राउन नजर आएगा और सब्जी बेचने वाला भी आपको अपना क्राउन नजर आएगा। यस और नो? और अगर आपको ऐसा नजर नहीं आता है तो अभी वेस्टीज का रंग चढ़ा, अभी वेस्टीज का रंग चढ़ा, क्योंकि जिस दिन ये रंग चढ़ेगा ना आप कहेंगे कि हर तरफ तो क्राउन यूसीडी घूम रहे हैं, हर तरफ जिसको प्लान दोगे वो। और जब वो रंग नहीं चढ़ेगा तो आप कहेंगे लोग नहीं मिलते। 140 करोड़ लोगों के देश में रहकर आप पता है क्या बोलेंगे? सर लोग ही नहीं है मेरे पास, मेरे पास लोग ही नहीं है। पता है ये लोग कौन है जो कहते हैं कि लोग नहीं है? ये वही लोग हैं जो अभी वेस्टीज में तो आ गए हैं लेकिन वेस्टीज अभी इनके अंदर नहीं गया है। वेस्टीज में आना एक बात, वेस्टीज का आपके अंदर जाना दूसरी बात, ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। वेस्टीज में तो 5 करोड़ लोग आ गए, लेकिन वेस्टीज के अंदर वेस्टीज कितने के अंदर गया ये बात महत्वपूर्ण है। और जिस दिन वेस्टीज आपके अंदर चला जाएगा आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। हर जगह लोग ही लोग दिखेंगे, कुंभ में समा नहीं रहे हैं। और कभी अगर मेरी टीम का कोई कह देता है कि मैम लोग नहीं है, मैंने कहा प्रयागराज में लोग नहीं है। अगर प्रयागराज में लोग नहीं है तो लोग हैं कहां? फिर आप ये बताओ कहां मिलेंगे फिर लोग? तो ये बात नजरिए की है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नजरिए की है। जब आप जीवन में समस्याएं देखते हैं तो सपने लक्ष्य छोटे होते हैं, तभी समस्याएं दिख रही हैं। जिसके जीवन में लक्ष्य बड़े होते हैं सब उसके जीवन की चुनौतियां वैसे ही छोटी हो जाती है। यस और नो? और कहते हैं कि हमारा जीवन और हमारा लक्ष्य हमारे जीवन से बहुत बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य जीवन से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की तो अवधि है 80 साल 100 साल, खत्म जीवन। लेकिन लक्ष्य, अभी छावा मूवी देखना कितनों ने देखी? किसी ने नहीं देखी? कमाल है भाई, 2 ही 4 लोगों ने देखी, 2 2 4 1 5, ऊपर से तो किसी ने भी नहीं देखी। चलो जब देख लेंगे तब बात समझ में आएगी कि जीवन तो खत्म हो जाएगा लेकिन आपके लक्ष्य की वजह से आपको याद किया जाएगा। आपकी सफलता आपने क्या कमाया वो नहीं है, आपकी सफलता है आपने क्या छोड़ा वो बनने के लिए, ये सफलता है। भगवान राम ने राजगद्दी छोड़ दी थी ना और 14 साल का वनवास ले लिया था। आप क्या छोड़ते हैं? आप वेस्टीज में 10 लाख 5 लाख 4 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने उन दोस्तों के सर्कल को छोड़ पाएंगे जो गॉसिप्स करते हैं? छोड़ सकते हैं? आप अपने उस आदत को बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं जो आदत आपको मोबाइल और टीवी से जोड़कर चिपका कर रखती है? छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? आप जीवन में कुछ पाने की बात बाद में लिस्ट बनाइएगा, कुछ बनने के लिए क्या छोड़ने को तैयार है, ये चीज आपको सिर्फ बड़ा बनाती है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको बड़ा बनाती है। और जब मैं इस पे सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ जीवन में जो लोग बहुत कामयाब है ना, वो लोग हैं जिन्होंने त्याग दिया अपनी नींद, अपना परिवार, अपने बच्चे,
अपनी सुख सुविधाएं, उनके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति पावर पाना चाहता है, बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मजा, उनको खुशी किस चीज में आ रही है? उन सुविधाओं में नहीं जो उनके घरों में मौजूद है, बल्कि उस संघर्ष में जो उन्हें फील्ड में मिल रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है। यस और नो? तो जीवन में क्या छोड़ेंगे वो आपको बड़ा बनाएगा। आप जो पाते हैं उससे आप बड़े नहीं बनते। तैयार है छोड़ने के लिए? तैयार है छोड़ने के लिए? सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? याद रखिएगा, आज हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, इस जीवन में अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो आप बहुत सारा मैजिक कर सकते हैं, बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद जाकर अगर आज आप अपने पापा से बात बोलेंगे कि पापा सुरभि सिंह का अभी प्रोग्राम देखा है और ऑडी खरीदूंगा अगले 2 साल में, आपके पिताजी क्या बोलेंगे आपको? सबको? देखो कोलकाता वालों को भी यही बोला जाएगा। चलो आपकी बाइक से बोलना कि सुरभि सिंह 4 लाख रुपए महीने कमाती है, 2 साल के अंदर मैं 4 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, क्या बोलेगी आपकी बाइक? यही बोलेगी। अपनी मदर को बोलना कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाऊंगा और मम्मी आपको रोज ऑडी में घुमाऊंगा, मम्मी क्या बोलेगी? बेटा तुझे याद नहीं तू 12th में कितनी बार फेल हुआ था? यस और नो? लेकिन यही बात आज अपने अपलाइन से बोलना कि सर आज के सेमिनार को देखने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि अगले 2 साल में 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, एक ऑडी कार खरीदूंगा और विदेश यात्रा करूंगा। आपका अपलाइन आपको क्या जवाब देता है? आपका अपलाइन आपको क्या जवाब देता है? वो पता है आपको क्या बोलता है? यस यू कैन डू इट, और मैं तुम्हारे साथ हूं। यस और नो? आपके अपने पेरेंट्स आपका मजाक उड़ाएंगे, तू और ऑडी, तुझे याद है 12th में 2 बार फेल हुआ, तू और प्रॉपर्टी बनाएगा, तू विदेश जाएगा, कभी गोवा भी गया है, लेकिन आपका अपलाइन वो आपके कंधे पे हाथ रखेगा और बोलेगा यस यू कैन डू इट और मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपका मजाक उड़ाता है, और जब तक वो हाथ आपके साथ है आप इस बिजनेस की कोई भी उपलब्धि, कोई भी अचीवमेंट ले सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज आपके लिए अछूती नहीं रहेगी, और अगर आप वेस्टीज में हैं तो हर लेवल, हर इनकम आपके लिए है। फ्रेंड्स, एक सच्ची घटना उसको सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। आप सभी को पता है कि जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बात पता है आप सभी को? और ये अर्थक्वेक जो आते हैं इसकी वजह से वहां पर मकान लकड़ियों के बनाए जाते हैं। यस और नो? जब ऐसा ही एक परिवार है जहां पे एक पिता अपने 4 साल के बेटे के साथ रहता है। पिता का नाम है एलन और बच्चे का नाम है डेविड। एलन हर दिन काम पे जाता था, उसके पहले वो अपने 4 साल के बेटे की सारी व्यवस्था, दाना पानी, दूध क्या पिएगा, सारी व्यवस्था करके वो अपने काम पे जाता था। और जब वो लौटता था तो फिर से वो अपने बेटे की केयर करता था। एक दिन एलन जैसे ही घर लौटा उसने देखा कि पूरी बस्ती उजड़ी पड़ी है, बहुत बड़ा भूकंप आया और सब कुछ खत्म हो गया, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दब गए हैं, मर गए हैं बहुत सारे लोग। दौड़ते दौड़ते उसी ने किसी तरह से अपने घर को पता किया कि मेरा घर कहां पे है, और घर ढूंढने के बाद उसने जल्दी जल्दी से मलबों को हटाना शुरू किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 8 घंटा बीता। 8 घंटे के बाद लोग आने शुरू हो गए। एलन संभालो अपने आप को, सिर्फ तुमने नहीं हमने भी बहुत लोगों को खोया है। एलन उनसे एक बार कहता, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? लोग वापस चले जाते, पूरा दिन बीता, 24 घंटे बीते, कुछ लोग और आए। संभालो अपने आप को, देखो उसकी मां मर गई, उसका पिता मर गया, उसका ये मर गया। एलन एक ही बात कहता, विल यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? लोग चले जाते, कहते मेंटल हो गया है, बेटे का दुख समझ नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। 2 दिन लगा, 2.5 दिन लगा, एक पिता बिना कुछ खाए पिए लगातार उन मलबों को हटाता। लोगों को लगा पगला गया ये। 2.5 दिन के बाद एक बहुत बड़े लकड़ी के लट्ठे को जब उसने पूरी ताकत से कई बार उठाने की कोशिश की, नहीं उठा पा रहा था, पूरी ताकत लगाकर जैसे उसने उस लट्ठे को उठाया, नीचे से एक आवाज आती है, पापा। उस लकड़ी के लट्ठे को हटाकर उसने अपने 4 साल के बच्चे को बाहर निकाला और उसे गले से लगा लिया। जब आप इस यात्रा पे चलेंगे आपको बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, यस और नो? आपको भी बोलेंगे ना? आप
आप उनसे बोलना कि ठीक है भाई, मैं नहीं करता, तेरी बात मानता हूँ, मेरे घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, चल के भरवा दो आप उससे बोलना मेरे बच्चे की फीस नहीं गई है 6 महीने की, आप चल के फीस जमा कर दो, मैं नहीं करता वेस्टीज। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, चाहिए 10 लाख रुपए मुझे, मैं नहीं करता वेस्टीज, आप दे दो 10 लाख रुपए मुझे। क्या वो देंगे? क्या वो देंगे? क्या वो देंगे? तो हम क्यों उन लोगों की बात मान लेते हैं? तो हमें क्यों उनकी बात मान लेनी है? जो लोग आपके घर का खर्च चलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, दुनिया ने कहा एलन को, मान लो कि तुम्हारा बेटा मर गया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा की जो आवाज थी वो सच्ची आवाज थी, और आपके अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज है वो सच्ची आवाज है। जब दुनिया आपको रोके तो सिर्फ उस आवाज को सुनिए जो आपके अंदर है, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज है और वो सच्ची आवाज है। तैयार है? तैयार है? विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। थैंक यू एवरीवन। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন, আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ ওয়েলথ, ভালো থাকবেন।